वेलकम टू CIZ प्लस, इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर इंजीनियर्स। राजस्थान जूनियर इंजीनियर की सरल प्रिपरेशन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकॉन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज़, टिप्स एंड ट्रिक्स, स्ट्रेटजीज आपको मिलती जाएं। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो दिस इज़ मी अक्षय राज अग्रवाल फ्रॉम CIZ प्लस। आज हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं राजस्थान RSM SSB जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम। सो दिस इज़ RSM SSB प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज एंड दिस इज़ लेक्चर नंबर 14 ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो ये आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस पेपर कोड 10। पेपर कोड 10 आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। दिस पेपर यू कैन डाउनलोड फ्रॉम www.cizplus.com। आज के इस लेक्चर में मैं आपको 20 क्वेश्चंस कराऊंगा जो जूनियर इंजीनियर पेपर के, सिविल इंजीनियरिंग के पेपर के टेक्निकल क्वेश्चंस। एज यू ऑल नो कि ये जो पेपर होता है इसमें देयर आर इन टोटल 120 questions, out of which 40 questions they are GK based and 80 questions they are technical. So 40 questions हम करना ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, आप हमारे चैनल पर इनके भी सॉल्यूशंस देख सकते हैं। एंड 80 क्वेश्चंस जो टेक्निकल हैं, दिस आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ एंड दिस इज लेक्चर नंबर 14 ऑफ दिस सीरीज। करें, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। लाइमस्टोन रॉक फॉल्स इन द कैटेगरी इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक या नन। हिंदी में पढ़ देता हूं। लाइमस्टोन का वर्गीकरण निम्न प्रकार का है: इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। सो लाइमस्टोन का करेक्ट आंसर है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं? जो लेयर डिपोजिशन ऑफ लेयर बाय लेयर जुड़ती रहती हैं, सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा तलछटी रॉक्स, सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्स जुड़ते जाते हैं। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? द एफ्लोरेसेंस इज सेड टू बी मॉडरेट इन ब्रेक्स इफ सॉल्ट डिपॉजिट्स कवर डैश सरफेस एरिया अप्रोक्सीमेटली। तो मॉडरेट हम कब कहते हैं? मॉडरेट कब होता है? द एफ्लोरेसेंस इज सेड टू बी मॉडरेट। जो ये क्वेश्चन नंबर है 42, जो क्वेश्चन नंबर है, ध्यान से सुनिएगा। ये क्वेश्चन नंबर राजस्थान ने जब टेस्ट लिया था, RSM SSB ने जब टेस्ट लिया था, इसको गलत कर दिया था। मतलब इस क्वेश्चन के ग्रेस मार्किंग कर दी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके जो 4 ऑप्शंस हैं वो गलत हैं। तो मैं इसको समझाता हूँ एक बार आपको। जो एफ्लोरेसेंस होती है उसमें जो सॉल्ट्स हैं, सॉल्ट डिपॉजिट हैं, वो ऊपर आ जाते हैं, सरफेस पर जमा हो जाते हैं। बेस्ड अपॉन विच हम इसको टोटल 5 कैटेगरीज में डाल सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है नील। एफ्लोरेसेंस को हम नील में रख सकते हैं। नील मतलब जब जीरो हो गया, जब किसी भी तरह की एफ्लोरेसेंस नहीं है। सेकंड होगा स्लाइट। स्लाइट तब होता है जब लेस देन 10% होता है। स्लाइट इज लेस देन 10%। फिर हम थर्ड कैटेगरी हम बात करते हैं मॉडरेट की। मॉडरेट हम कहते हैं जब 10% से 50% के बीच में होता है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे ऑप्शन, आप देखें ये 20% और 30% ये दोनों ही मॉडरेट कैटेगरी में फॉल करते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को गलत बता दिया गया था, मतलब ग्रेस मार्किंग दे दी गई थी। तो आपको याद रखना है मॉडरेट क्या होता है? 10% से 50%। फोर्थ कैटेगरी होती है हैवी और फिफ्थ कैटेगरी होती है सीरियस। सो हैवी और सीरियस ये दोनों ग्रेटर देन 50% होता है, दोनों ग्रेटर देन 50% होता है। बट हैवी और सीरियस में फर्क ये है दैट हैवी इज नॉट accompanied बाय पाउडरिंग और फ्लेकिंग ऑफ सरफेस। हैवी में पाउडरिंग या फ्लेकिंग ऑफ सरफेस नहीं होता है, जबकि सीरियस उससे भी एक हायर कैटेगरी का है कि सीरियस में ग्रेटर देन 50% रहता है, बट इट इज ऑल्सो accompanied बाय पाउडरिंग और फ्लेकिंग ऑफ सरफेस, यानी कि ब्रिक खुदर जाती है ऊपर से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आपको हो सकता है कि नेक्स्ट पेपर में, ये बिल्डिंग मटेरियल्स के टॉपिक हैं, हो सकता है कि ये पूछ लिया जाए आपसे कि एफ्लोरेसेंस के ऊपर फिर से क्वेश्चन आए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? द परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटीज इन फैट लाइम इज लेस देन। सो परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटीज इन फैट लाइम इज लेस देन। तो फैट लाइम क्या होता है? हमने देखा था ये लाइम पुट्टी जो प्लास्टरिंग वर्क के लिए होता है, फैट लाइम के ऊपर क्वेश्चन हमेशा आता है।
5%, इसका करेक्ट आंसर है 5%, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। तो शुद्ध चूने में अशुद्धता का प्रतिशत निम्नलिखित से कम होता है, इसका आंसर है 5%। एक और बात है, आप में से जितने भी स्टूडेंट्स आज पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़े हैं, जो पहली बार इस चैनल पर कोई भी वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अभी का अभी करो। ऐसा ना हो कि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं इस चैनल को, वीडियो देखते जा रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो जो पहली बार आए हैं इस चैनल पर, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब अभी करें एंड हिट लाइक जरूर कर दीजिए इस वीडियो को। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो भी राजस्थान के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सबको पता होना चाहिए कि वो CIZplus.com पर जाएं अभी के अभी। CIZplus.com पर हमारा एक बहुत अच्छा, बहुत फ्लैगशिप कोर्स पड़ा हुआ है जिसका नाम है RSM SSB होलसम डाइट पैक। RSM SSB होलसम डाइट पैक आप जल्दी से ले लो जाकर, यह आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी करेगा। होलसम डाइट पैक में आपको सभी ऑनलाइन कोर्सेज मिल जाएंगे, सभी डिफरेंट लेक्चर्स मिलेंगे, और एक बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, लाइव डाउट सेशंस होंगे, मैं हमेशा रहूंगा वहां पर, बहुत आपको हेल्प होगी। तो होलसम डाइट पैक जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो राजस्थान के स्टूडेंट्स हैं, उनको अभी ले लेना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। सो 44 क्या है, Which of the following cements is recommended for underwater construction? So जल्दी से इसका आंसर दीजिए। पोर्टलैंड सीमेंट, पुजुरानिक सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट और क्विक सेटिंग सीमेंट। तो इसका क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 44 में भी एक गलती थी जिसके कारण बोर्ड ने इस क्वेश्चन को भी ग्रेस दे दिया था, ये भी इसकी ग्रेस मार्किंग कर दी गई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि ग्रेस मार्किंग इसलिए की गई थी बिकॉज यहाँ पर इसके दो आंसर्स बनते थे। क्विक सेटिंग सीमेंट भी इसका सही आंसर बनता था, और किसी जगह पर सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट भी इसका सही आंसर बनता था, और इन दोनों आंसर्स होने की वजह से इस क्वेश्चन को ग्रेस मार्किंग कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको यस सो इसलिए इसको आपने क्वेश्चन नंबर 44 जो है इसको भी ग्रेस मार्किंग कर लें, क्योंकि आपको सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट और क्विक सेटिंग सीमेंट जो है इसके कई डिफरेंट तरह के आंसर्स बनते थे, इसलिए इसको ग्रेस कर दिया गया था। सो क्वेश्चन नंबर 45 बताइए, वाटर सीमेंट रेशियो टू डिटरमिन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। सो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, वाटर सीमेंट रेशियो कितनी लेते हैं हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट को चेक करने के लिए? तो आप देख सकते हैं 0.2, 0.3, 0.4 या 0.5। सो सीमेंट की संपीडन सामर्थ्य यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जानने हेतु पानी एवं सीमेंट का अनुपात लेते हैं 0.2, 0.3, 0.4 या 0.5। सो मैं बता देता हूँ इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 0.4। सो वाटर सीमेंट रेशियो 0.4 रखी जाती है अगर आपको सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करनी है तो। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 46 में विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम परसेंटेज इन कॉम्पोजिशन ऑफ सीमेंट। सो कॉम्पोजिशन ऑफ सीमेंट में मैक्सिमम परसेंटेज किसकी है? सिलिका, एलुमिना, लाइम या सल्फर। सो निम्नांकित में से सीमेंट में अधिकतम प्रतिशत किसका है? सिलिका, एलुमिना, चूना या सल्फर? यस, तो इसका आंसर मैं बता देता हूं, इसका करेक्ट आंसर है लाइम, CaO। सो मैक्सिमम परसेंटेज होता है CaO का लगभग 62%। सो 62% के अकॉर्डिंग लगभग 62% होता है लाइम, फिर आता है उससे थोड़ा सा कम सिलिका। सिलिका होता है लगभग 22%, अप्रॉक्सीमेटली 22%। फिर एलुमिना भी होता है, एलुमिना होता है लगभग 4%, एलुमिना हम कहते हैं Al2O3 को। इसके अलावा कैल्शियम सल्फेट भी होता है CaSO4, वो भी 4% होता है। फेरिक ऑक्साइड होता है Fe2O3, वो 3% होता है। MgO होता है, सल्फर होता है, अल्कलीज भी होते हैं, इनकी बहुत ही कम परसेंटेज होती है, कोई 2%, कोई 3%। तो आपको ये याद रखना है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि लाइम सबसे ज़्यादा। ठीक है, आगे चलते हैं, तो इसका आंसर दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? द कोर ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एन एक्सोजीनस ट्री इज कॉल्ड।
तो कोर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ एन एक्सोजीनस ट्री इज कॉल्ड सैपवुड, पिथ, हार्टवुड या इनर बार्क। सो एक्सोजीनस वृक्ष के अनुप्रस्थ काट यानी कि क्रॉस सेक्शन के केंद्र कोर में होता है सैपवुड, पिथ, हार्टवुड या आंतरिक छाल। इसका करेक्ट आंसर है पिथ। पिथ आपको पता होना चाहिए, एक एक्सोजीनस ट्री जो होती है उसके सबसे इनर कोर, इसको हम पिथ कह देते हैं, ये होता है पिथ। ठीक है, तो आपको बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर होगा, इस राजस्थान के अगर मैं पेपर देखूंगा तो एक्सोजीनस ट्री के क्रॉस सेक्शन का क्वेश्चन हमेशा से पूछा गया है, हर पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। सो क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, द डक्टिलिटी ऑफ बिटुमन इज एक्सप्रेस्ड एज टाइम, डिस्टेंस, स्पीड या नन। सो बिटुमन का लचीलापन व्यक्त किया जाता है समय, दूरी, गति या उपरोक्त में से कोई नहीं। सो लचीलापन यानी कि डक्टिलिटी हम बिटुमन की कैसे चेक करते हैं? 48 का आंसर है डिस्टेंस। सो ये बेसिकली डिस्टेंस मेजर करता है। अगर आपको इसका टेस्ट का नाम पता होगा तो ब्रिकेट टेस्ट कहते हैं हम इसको। सो डक्टिलिटी ऑफ बिटुमन कैसे चेक किया जाता है? ब्रिकेट टेस्ट से। ठीक है, होंगे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, द मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट फॉर मार्शल टेस्ट शेल बी। सो मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट फॉर मार्शल टेस्ट क्या होगा? 1.5, 2.5, 3.5, 4.5। सो मार्शल टेस्ट में अधिकतम साइज के एग्रीगेट काम में ले सकते हैं। सो कितना रहेगा इसका आंसर? यस, 49 का। देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी वैसे RSMSSB ने ग्रेस कर दिया था, बट मैं नहीं करूंगा क्योंकि इसमें एरर थी, मिलीमीटर की जगह ये सेंटीमीटर था। इसको आप ठीक कर लीजिए, ये सब कुछ सेंटीमीटर में होगा। तो इसलिए जो बोर्ड था, राजस्थान बोर्ड था, बोर्ड ने इस क्वेश्चन को ग्रेस मार्किंग में कर दिया था, बट मैं नहीं करूंगा क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ इसमें सेंटीमीटर कर लो, मिलीमीटर की जगह सेंटीमीटर कर लो। सो व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट फॉर मार्शल? 49 का आंसर होगा 2.5 centimeter. What shall be the ratio of modulus of elasticity to shear modulus of a material having Poisson's ratio of 0.5? अब रैंक डिसाइड होगा, अब पता लगेगा क्योंकि अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल शुरू हो गया। अब पता लगेगा कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। सो व्हाट शैल बी द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी टू शियर मॉडुलस ऑफ मटेरियल हैविंग पॉइजन्स रेशियो ऑफ 0.5? सो 51 का बताएं मुझे जल्दी से। ओके, सो इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि यंग्स मॉडुलस ई, रेशो पूछी गई है ई बाय जी की। तो देखिए हम क्लियरली हम एक रिलेशनशिप जानते हैं दैट 2g इज इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस न्यू। ऐसा जानते हैं ना, ये रिलेशनशिप आपको याद रखना है, 2g इज इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस न्यू। उसमें g क्या है? शेयर मॉडुलस, ई है यंग्स मॉडुलस और न्यू है पॉइजन्स रेशो। तो अब आपको क्वेश्चन में पूछा गया है ई डिवाइडेड बाय जी। सो अगर मैं देखूंगा ये e बाई जी कितना हो गया? e बाई जी हो गया ट्वाइस ऑफ 1 प्लस न्यू। ऐसा हो गया ना, e बाई जी इज ट्वाइस ऑफ 1 प्लस न्यू। और न्यू की वैल्यू क्या है? 0.5। तो न्यू की वैल्यू 0.5 जब आप इसमें पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 0.5 यानी कि 1.5, 2 इंटू 1.5 बन गया 3। सो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। सो क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? अ कैंटिलीवर बीम इज प्रोवाइडेड विद अ वर्टिकल प्रॉप एट इट्स फ्री एंड, इट्स स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी विल बी। तो इसका करेक्ट आंसर मुझे बताएं। एक कैंटिलीवर बीम है आपके पास, एक वर्टिकल प्रॉप लगा दिया फ्री एंड पर, तो उसकी स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी विल बी। सो नंबर 1 ऑप्शन है इंक्रीज्ड बाय 2, डिक्रीज्ड बाय 1, इंक्रीज्ड बाय 1, रिमेन्स अनऑल्टर्ड। तो इजी क्वेश्चन था ये। क्या होगा? ये आपके पास है फ्री कैंटिलीवर, ये फ्री कैंटिलीवर था, और जब आपने इस पर एक वर्टिकल प्रॉप लगा दिया यानी कि एक वर्टिकल रिएक्शन लगा दिया। अब जब आपने इस पर वर्टिकल रिएक्शन लगाया तो अब आप जो देखेंगे लोडिंग तो लगी रही थी, तो ये वर्टिकल रिएक्शन लगने से एक अननोन रिएक्शन बढ़ गया। तो जब अननोन रिएक्शन बढ़ गया, नंबर ऑफ इक्वेशंस तो उतनी ही है, सो इसीलिए द स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी इज इंक्रीज्ड बाय 1। ठीक है, इट गेट्स इंक्रीज्ड बाय 1। तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। ये वर्टिकल प्रॉप लगाया है, सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन आएगा क्योंकि वर्टिकल प्रॉप है। यहाँ पर कोई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लगाने की कोशिश मत करे, वर्टिकल प्रॉप बोला है, सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन ही आएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर।
सो 52 का ऑप्शन 3 कर दीजिए। फॉर प्योर बेंडिंग ऑफ अ बीम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज वैलिड फॉर इट्स एनालिसिस। सो इसका आंसर मुझे बताएं। ये आपको चार ऑप्शंस गिवन है। एम क्या है? बेंडिंग मोमेंट। आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ई इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एफ इज बेंडिंग स्ट्रेस एट अ डिस्टेंस वाई फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। आर इज कर्वेचर एंड जेड इज सेक्शन मॉडुलस। सो आर एक्चुअली कर्वेचर नहीं है, आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो इसलिए इसके क्या ऑप्शन रह रही है? 1 2 3 4 में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी? जल्दी से बताएं मुझे। सो 53 का तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये बन जाती है ऑप्शन नंबर 1। एम बाय आई इज ई बाय आर इज इक्वल टू सिग्मा बाय वाई। हम जानते हैं ना, एम बाय आई इज इक्वल टू ई बाय आर इज इक्वल टू सिग्मा बाय वाई। तो यहाँ पर सिग्मा है एफ। सो 53 का 1। सो 54th देखते हैं। 54th है अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन एल is subjected to a point load P at its mid span. The maximum deflection induced will be. Maximum deflection induced will be. तो आपके इसके क्या ऑप्शन होगी? जैसे ये है आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम और इसने आपने यहाँ पर लगा दिया लोड P, ठीक है, ये L/2 है, ये L/2 है, तो दोनों तरफ L/2 कर दिया। तो अब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितनी होती है? इसका ऑप्शन क्या होगा? वेयर EI इज फ्लेक्सिबल रिजिडिटी। EI है फ्लेक्सिबल रिजिडिटी। सो एवरीवन शुड लर्न इट। ये लर्न करना पड़ेगा। इसकी जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होती है वो होती है यहाँ पर मिड स्पैन पर आती है, विच इज इक्वल टू PL³ बाय 48 EI। ये आती है PL³ बाय 48 EI। सो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर सेक्शन ऑफ डायमीटर D इज। सो आपके पास ये है डायमीटर, एक सर्कुलर सेक्शन है, इसका डायमीटर है D। सो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इस एक्सिस के अबाउट? जल्दी से बताएं। ऑप्शन 1 है πd³ बाय 32, ऑप्शन 2 है πd4 बाय 32, ये है πd³ बाय 64, ये है πd4 बाय 64। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है 55 का? πd4 बाय 64। दिस इज πd4 बाय 64। सो 55th का होगा πd4 बाय 64। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। तो अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट लूंगा तो भी πd4 बाय 64 होगा, इस एक्सिस के अबाउट लूंगा तो भी πd4 बाय 64 होगा, अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट लूंगा तब भी πd4 बाय 64 होगा। बट अगर मैं पोलर एक्सिस के अबाउट लूंगा, मतलब कि परपेंडिकुलर एक्सिस जो परपेंडिकुलर टू द सर्कल है, उसके अबाउट कितना हो जाएगा? πd4 बाय 32। πd4 बाय 32 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा। ठीक है, बट इसका करेक्ट आंसर अभी इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। सो 56 क्या है? अ कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पैन L is subjected to a moment P. Now P is moment, P is not load, it is at free end. The bending moment induced at its support will be. तो ये है आपके पास कैंटिलीवर बीम है और यहाँ पर आपने एक मोमेंट लगा दिया P, ठीक है, तो यहाँ पर कितना मोमेंट जनरेट होगा? यहाँ पर कितना बेंडिंग मोमेंट आएगा? तो ऑप्शन है P/4, P/3, P/2 या सिर्फ P। सो 56 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर आप इसका रिएक्शन एनालिसिस करेंगे यहाँ पर, तो आप देखेंगे कोई और बेंडिंग मोमेंट लग ही नहीं रहा। यहाँ पर जो रिएक्शन जनरेट होगा वो P के बराबर ही होगा। सो देयरफॉर बेंडिंग मोमेंट विल बी ओनली P। तो इसलिए इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन। नेक्स्ट देखते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ कॉलम सेक्शन हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया I एंड क्रॉस सेक्शन एरिया A इज गिवन बाय। तो ये तो इससे ज़्यादा सिंपल मैं कहता हूँ कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता था। सो रेडियस ऑफ गायरेशन जल्दी से बताएं कितना होगा एक कॉलम सेक्शन का जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I और क्रॉस सेक्शन एरिया है A। तो I हो जाएगा AK²। ठीक है, तो इसका मतलब K कितना बन जाएगा? I डिवाइडेड बाय A का अंडर द रूट, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड करें और उसका अंडर रूट कर लें। So therefore this is option number 1, I/A अंडर रूट। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। सो क्वेश्चन 58 देखें, अ कॉलम पिन्ड एट बोथ एंड्स, लेंथ L, फ्लेक्सिबल रिजिडिटी EI, कैन कैरी अ क्रिटिकल लोड ऑफ। सो इसका क्रिटिकल लोड कितना होगा? तो आप ये लेंथ है कॉलम, ये यहाँ पर भी पिंड है, यहाँ पर भी पिंड है। सो इसका लेंथ कितना होगा? दिस लेंथ इज L।
तो ये इस तरीके से जाएगा, तो यहाँ पर कितना रहेगा इसका क्रिटिकल लोड, P कितना होगा, दैट विल बी पाई स्क्वायर EI बाय L इफेक्टिव स्क्वायर। अब क्योंकि ये पिंड है तो यहाँ पर L इफेक्टिव इज इक्वल टू L इफेक्टिव तो L के बराबर ही रहता है, तो इसीलिए ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 ओनली, इसका ऑप्शन नंबर 3 ही होगा, यानी कि पाई स्क्वायर EI बाय L स्क्वायर ही रहेगा। So if width of rectangular cross section beam is increased by 10 folds and keeping cross sectional area unchanged, then maximum shear stress will be, so increased by 10 times, reduced by 1/10, increased by 5 times, remains unaltered. So अगर width of rectangular cross section को 10 fold बढ़ा दिया गया, 10 times बढ़ाया गया एंड क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रहता है, तो मैक्सिमम shear स्ट्रेस का क्या होगा, आपको पता होना चाहिए कि एक रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए जो shear स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो होती है पैराबोलिक, कुछ इस तरह से, और यहाँ पर टाउ मैक्सिमम होता है किसके बराबर है, 1.5 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज, यही होता है ना, टाउ एवरेज जितना भी होगा उसका 1.5 गुना करने पर आपको टाउ मैक्सिमम मिल जाता है। तो टाउ एवरेज क्या होता है, टाउ एवरेज होता है फोर्स, shear फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, बस। तो अब वो बोल रहे हैं कि विड्थ आपने बढ़ा दी 10 टाइम्स, बट अगर एरिया अनचेंज्ड है, अगर एरिया सेम रहेगा तो टाउ एवरेज भी तो सेम ही रहेगी, टाउ एवरेज भी तो सेम ही रहा, और अगर टाउ एवरेज सेम रहेगा तो उसको आप 1.5 टाइम्स करने पे टाउ मैक्स भी सेम रहेगा, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर रहेगा रिमेन्स अनऑल्टर्ड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का डिस्कस करते हैं, स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी ऑफ अ बीम फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स, सो फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स, तो ये है आपके पास यहाँ पर और यहाँ पर। अब इसकी इंडिटर्मिनेसी कैसे निकलेगी, तो इसकी क्या होगा आंसर, तो देखिए दो बातें हैं, मैं आपको ध्यान से सुनना, मैं अभी क्या बोल रहा हूँ। अगर ये एक इंटरव्यू में क्वेश्चन आएगा तो आपको इंटरव्यूअर से पूछना है कि फिक्स्ड बीम की जो इंडिटर्मिनेसी है वो उसकी लोडिंग पर भी डिपेंड करती है, तो आपको इंटरव्यूअर से ये पूछना पड़ेगा कि आप वर्टिकल लोडिंग की बात कर रहे हैं या इंक्लाइन लोडिंग की बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए मैं सिर्फ वर्टिकल लोडिंग की बात करता हूँ, अगर सिर्फ वर्टिकल लोडिंग है, जैसे कि आप ये देखिए वर्टिकल लोडिंग अगर मैं सिर्फ लगाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ पर एक रिएक्शन वर्टिकल आएगा, यहाँ पर भी एक रिएक्शन वर्टिकल आएगा और एक फिक्स्ड मूवमेंट आएगा, यहाँ पर भी एक फिक्स्ड मूवमेंट आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस क्या हो जाएंगे 4, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस हो गए 4, एंड हाउ मेनी इक्वेशंस वी हैव 2 इक्वेशंस, सिग्मा Fy इक्वल टू 0 और सिग्मा मूवमेंट 0, सिग्मा Fx इक्वल टू 0 किसी काम की इक्वेशन नहीं होगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स ही नहीं लग रही है। सो इसका मतलब यहाँ पर डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी कितनी हो जाएगी, डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी हो जाएगी 4 - 2 इक्वल टू 2, जबकि अगर मैं ये समझ गए ना, सो एक फिक्स्ड बीम की इंडिटर्मिनेसी 2 होगी अगर सिर्फ वर्टिकल लोड लगाया तो, बट अगर मान लो इंक्लाइन लोड लग जाए, इस तरीके से इंक्लाइन लोड लग गया, तो अब हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस भी आ जाएंगे, हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस भी डेवलप हो जाएंगे दोनों तरफ। सो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हो जाएंगे, अब 6 रिएक्शंस हो जाएंगे, 3 इधर और 3 इधर, और इक्वेशंस कितनी होंगी, इक्वेशंस होंगी 3। सो इसका मतलब डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी विल नाउ बी 6 - 3 इक्वल टू 3। सो आप देख रहे हैं कि एक फिक्स्ड बीम की इंडिटर्मिनेसी लोडिंग पर डिपेंड करती है, वर्टिकल लोड या इंक्लाइन लोड पर। सो इसीलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप अगर ये देखना चाहते हैं डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी, सो आप इस डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी को, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 3, मतलब ऑप्शन नंबर 2 होगा, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन कि वर्टिकल लोडिंग लेनी है या इंक्लाइन लोडिंग लेनी है, तो सबसे जनरल लोडिंग ली जाए, यानी कि इंक्लाइन लोडिंग ली जाए, तो इसका आंसर रहेगा डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी विल बी 3, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ और हमेशा खुश रहिए। राजस्थान जूनियर इंजीनियर की सरल प्रिपरेशन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकॉन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज़, टिप्स एंड ट्रिक्स, स्ट्रैटेजीज़ आपको मिलती जाएं।